आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है वेरियस एलिमेंट के बारे में और उसको क्लासीफाई भी आपने किया है मेटल एंड नॉन मेटल में। तो आज हम बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। जो आसान वे है टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी रोल प्ले करती है। 3.1 एक्टिविटी में देखिए, आपने सैंपल लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के। फिर आप इसका अपीयरेंस देखिए जी कैसी नज़र आती हैं। फिर उसको रगड़िए, साफ़ करिए पेपर के साथ और फिर देखिए उसकी अपीयरेंस में क्या चेंजेस आती हैं। जैसे आयरन लिया, उसको रगड़ दिया सैंड पेपर के साथ, तो लस्टर उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा उसकी लस्टर के बारे में, कैसे वो शाइन करते हैं। तो मेटल अगर प्योर स्टेट में होगी तो उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, अगर उसके ऊपर कोई जंग ना लगे तो वो काफ़ी शाइन करती हैं। सेकंड एक्टिविटी में देखिए 3.2 में स्मॉल पीस लेने हैं अपने आयरन के, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के। फिर इसको कट करने की कोशिश करिए नाइफ से। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय पासिंग टू फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेमेबल होता है। पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद नाइफ एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कटिंग के बारे में पता चलेगा। सो मेटल जो है हार्ड होती है, इसको कट करना मुश्किल होता है, तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड में पीस ऑफ आयरन, जिंक एंड लेड लेना है, कॉपर, तो प्लेस करना है ऑन वन मेटल ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद हैमर। हथौड़े से पीटना है। आयरन का ले लिया कि ब्लॉक, उसको कूटिए हथौड़े से, आप देखोगे कि इसकी थिन शीट बन जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। उसके बाद आ गया सम मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है, तो कौन सी वायर के लिए बन सकती है, जिसकी वायर बनती है इसको खींच के वायर बना सकते हैं। ये डक्टाइल होती हैं। सभी मेटल की वायर नहीं बनती, कुछ की बनती है, इसको कहते हैं डक्टाइलेबिलिटी। जैसे कॉपर की बन जाती है, गोल्ड की बन जाती है, तो इसको कहते हैं डक्टाइलेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे एल्युमिनियम 3.5 एक्टिविटी में देखना है। एल्युमिनियम और कॉपर वायर लेनी है, क्लैम्प कर देना है ऑन स्टैंड, फिक्स ए पिन और फ्री एंड विद वायर यूजिंग वैक्स एंड हीट द वायर विद स्टिप लैम्प एंड स्पिरिट लैम्प के साथ वायर को गर्म करिए और देखिए क्या होता है। व्हाट डू ऑब्जर्व, यानी ऐसे जैसे आपको स्टैंड में दिया हुआ है, एक साइड में आपने बर्न कर दिया, एक साइड पे यहाँ बैक्स लगा दिया, फिर इसको गर्म करना है। तो इसमें मेटल गुड कंडक्टर है हीट की, ये पता चलता है, क्योंकि जो बैक्स है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। जो हीट है इस साइड पूरा सर्कुलेट होगी, तो दोनों एंड जो हैं वायर के वो हीट हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है हीट का कंडक्टर है मेटल्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट देखना है, ये भी आप मेटल के साथ इसको ज्वाइन करके देखिए, तो आप देखोगे कि ये कंडक्टर हैं। जैसे जो वायर है डैट कैरी करंट इन योर होम, उसकी कोटिंग की जाती है पीवीसी से। पीवीसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो कोटिंग करते हैं। सो जब मेटल स्ट्राइक करती है हार्ड सरफेस के बाद, आपको साउंड आता है। मेटल का साउंड भी होता है, हार्ड सरफेस की वजह से सोनोरस होती हैं, ये प्रॉपर्टी है। यानी मेटल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे बर्तन हो गए, जब नीचे गिर जाते हैं काफ़ी शोर करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है सोनोरस। बेल जो है इसी वजह से मेटल की बनती है, घंटी स्कूल की। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। उसके बाद नॉन मेटल के ऊपर बात करेंगे। जैसे कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फ़र एंड आयोडीन ले लिया। फिर आप यही एक्टिविटी करने की कोशिश करिए जो आपको मैंने ऊपर बताए हैं। तो क्या रिज़ल्ट मिलते हैं वो आपने देखना है। सिंबल लिख लीजिए, जैसे कार्बन का सी आएगा, सल्फ़र का एस आएगा, आयोडीन का आएगा। सरफेस कैसी है उसकी, ये देखिए, कुछ लस्टर है, हार्ड है, मेलेबिलिटी है, डक्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, या सोनोरिटी है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वी कैनॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन बट देयर सम एक्सेप्शन। सो आप फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बता सकते कि ये मेटल है नॉन मेटल है, क्योंकि
सभी मेटल अगर हम मरकरी को छोड़ के देखें तो सॉलिड है, मरकरी एक लिक्विड है, तो ये एक एक्सेप्शन आ गई। और गैलियम एंड सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, बाकियों का ज़्यादा होता है। आयोडीन नॉन मेटल है पर ये लस्टर होती है इसकी। कार्बन नॉन मेटल है तो इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है, एलोट्रोप फॉर्म। डायमंड एलोट्रोप है, हार्ड है, सबसे हार्ड मटेरियल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम सॉफ्ट है और ये कैन बी कट विद नाइफ, लो डेंसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिसमैच कर जाती हैं, ना मेटल में आ सकती हैं ना नॉन मेटल में, इसलिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आगे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्टिविटी से फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गया होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। 3.1 एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिवर लिया, सम सल्फ़र पाउडर, पर मैग्नीशियम रिवर को जलाया, फिर इसकी जो राख है उसको कलेक्ट किया, पानी में घोला। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यानी जो राख है उसकी रिबन जलने के बाद उसको फिर लिटमस पेपर से देखा। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म बर्निंग मैग्नीशियम एसिटिक और बेसिक। फिर सल्फ़र पाउडर में देखिए, फिर देखिए टेस्ट ट्यूब में उसकी जो कलेक्ट आती है फ्यूम वगैरह, फिर सम वाटर ऐड करिए, फिर इसको चेक करके देखिए लिटमस पेपर से। सो मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल है उसके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, जो पानी में जब डिज़ोल्व होता है। जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये आपने याद कर लेना। यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, मेटल के होते हैं बेसिक। आगे आती हैं फिजिक केमिकल प्रॉपर्टी अदर, जैसे व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्ड इन एयर। अब मेटल को आपने जलाया, बर्न किया तो क्या होगा। इसके लिए आपने होल्ड एनी ऑफ सैंपल ऑफ टेकन अबव पेयर ऑफ टोंग, चिमटे के साथ पढ़नी है कुछ मेटल, ट्राई टू बर्न विद फ्लेम, अदर मेटल के साथ भी करिए। फिर इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिए। तो विच मेटल बर्न ईजिली बट फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व, बट मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या जलने के बाद उसकी सेम रहती है कलर, कौन सी फ्लेम निकलती है उससे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता चलेगी, कौन आसानी से जलती है कौन नहीं जलती। तो ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ जब जलती हैं तो ये मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड बना दिया, एल्युमिनियम ने एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड है रिएक्ट करता है HCl से, तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये भी आपको पता है। सम मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों करैक्टर शो करते हैं। इसको कहते हैं एम्फोटेरिक, यानी बेसिक जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो बेसिक हैं। बट कुछ मेटल्स हैं, जैसे मैंने बात की यहाँ पे एल्युमिनियम और जिंक की, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। तो इसलिए ये एम्फोटेरिक ये एक्सेप्शन है, याद कर लेनी है। और कौन से बताए मैंने, एल्युमिनियम एंड जिंक। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड KOH बना देंगे। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल जैसे पोटाशियम, सोडियम है, जल्दी से रिएक्ट करती हैं, जल्दी आग पकड़ लेती हैं। सो इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए। सो इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम को, तो जल्दी ये बर्न हो जाती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर के। द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड कवर की जाती है विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट मेटल टू फर्दर ऑक्सीडेशन, तो जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो इसकी ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही मेटल को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। सो मेटल की ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आगे है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, पानी से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल रिएक्ट करती हैं वाटर से एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ने पहले ऑक्साइड बनाया, फिर ऑक्साइड को वाटर में फिर डिजॉल्व किया तो हाइड्रोक्साइड बना। तो इसके लिए स्टीम का एक्शन क्या है मेटल के ऊपर देखना है। ग्लास बुल पानी में सोक किया है, मेटल का सैंपल है, इसको बर्न किया, यहाँ पे आपने स्टैंड हाइड्रोजन गैस रखा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, तो इस तरह से गैसेस निकलती है। यानी यहाँ से
ये ऑक्साइड बन जाएगा, इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी इस तरह से। वाटर टूट जाएगा ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन मेटल में जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। सो मेटल जैसे पोटाशियम सोडियम है वायलेंटली रिएक्ट करती हैं विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एक्सोथर्मिक दैट इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। यानी पानी में अगर सोडियम पोटाशियम रख देंगे तो जल्दी से आग लग जाएगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है। कैल्शियम की पानी के साथ लेस वायलेंट है, हीट इवोल्व होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। पानी में अगर कैल्शियम को घोलेंगे तो ऊपर तैरना शुरू कर देगी। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं पानी के साथ। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब एसिड से क्या होगा, डिल्यूट एसिड से साल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन निकलेगी। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इट इज़ बिकॉज HNO3 is strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to form water and get reduced to any nitrogen oxide. But magnesium and manganese react with very dilute acid to evolve the hydrogen. So acid कितना strong है, अगर जितना strong acid होगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, तो ये भी प्रॉपर्टी है। सो रिएक्शन देखी गई थी, इसमें ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती हैं। जब एसिड में रिएक्शन होती है मेटल की तो हीट भी निकलती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, जिंक और आयरन से, ये ऑर्डर है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल सीन एंड टेम्परेचर रिमेन्ड अनचेंज। तो मैग्नीशियम में कोई इतना कॉपर में चेंज नहीं आया। सो आगे है मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। दूसरी मेटल साल्ट के सोल्यूशन से जब मेटल रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। जब हमने थोड़ा पिघलाया हुआ है मेटल को, उसमें दूसरी मेटल का जब सोल्यूशन डालेंगे तो लेस रिएक्टिव का डिस्प्लेस हो जाएगा मोर एक्टिव से। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन भी देखी है, वाटर एंड एसिड से भी देखी है। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट दीज रिएजेंट, सेम नहीं करती। एंड सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैम्पल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, जो हमें बता देती हैं। तो सभी मेटल की अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती डिस्प्लेस करने की, कुछ की होती है। जैसे मेटल ए ने साल्ट सोल्यूशन बी का लिया तो साल्ट सोल्यूशन ए का बन जाएगा, मेटल बी बाहर निकल जाएगी। सो रिएक्टिविटी इन सीरीज़। अब रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल को कैसे देखेंगे, और एक्टिविटी सीरीज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, तो नीचे जाने से रिएक्टिविटी कम होती है। आगे आ जाइए, मेटल नॉन मेटल से कैसे और डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे रिएक्ट करती है। तो इसके लिए पहले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की देखनी है। नोबल गैसेज हैं, उसके जो आउटरमोस्ट शेल में 18 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट होता है। मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली कम होगा, नॉन मेटल में भी बैलेंस शेल जो कंप्लीट नहीं होगा। सो इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और उसको क्लोरीन ले जाती है, तो यानी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट रूल होता है इसमें। तो सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो आपका क्लोरीन है उसमें 18 आ जाएंगे, पहले 17 हैं, तो दोनों स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे। तो ऐसे बनता है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जो मेटल जो रिएक्ट करती है नॉन मेटल से बेसिकली आयनिक बॉन्ड भी बनाती हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग पॉजिटिवली ऑपोजिटली चार्ज है, रिएक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट इन ऑपोजिट साइज। तो ऑपोजिट एग्रीगेट होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में जी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। मैग्नीशियम की बातें करें, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 12 से 10 रह गए। क्लोरीन के आगे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ से ऐड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl2। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ गया होगा कि कैसे मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है। इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं। इसके अपना फिजिकल स्टेट देखनी, पहले ये साल्ट है बेसिकली, फिर इसमें मेटल को स्पैचुला में लिए और इसको हीट करिए फ्लेम के ऊपर, बाकी के साथ भी रिपीट करिए। फिर आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, फ्लेम का क्या कलर आता है और मेल्ट करता है
और पानी में डिज़ोल्व होता है, केरोसिन में सोलबल है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपने करना है। तो टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट सोल्यूशन, ये जो साल्ट है जैसे NaCl हो गया, इसको पानी में घोलना है, फिर इसमें इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करके देखना कि बल्ब ग्लो करता है। अगर ग्लो करता है तो इट मीन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप चेक कर सकते हो, इससे दिया हुआ है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली इनका, बॉइलिंग उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कंसिडरेबल एनर्जी चाहिए जो इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी, जो इसको इलेक्ट्रोकोवलेंट भी कहते हैं आयनिक को, और सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन, यानी पोलर में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर में नहीं होंगे, लाइक रिजोल्व लाइक की प्रॉपर्टी चलेगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट इन सॉलिड फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको एक्वस फॉर्म में मोल्ट किया जाता है या डिज़ोल्व किया जाता है तो इसके कटाइन और अनाइन में ये चेंज हो जाते हैं। आगे मेटल की अकरेंस। मेटल्स जो हैं बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में निकलती हैं, सी वाटर में भी कुछ होती हैं, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके साल्ट होते हैं मेटल के। तो इसको निकालने के काफ़ी मेथड्स हैं। एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्यूरीफाई करना, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, नीचे से निकाल के साफ़ करना। तो बेसिक मेथड यहाँ दिए हुए, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी से इसको साफ़ करना, ये मेथड है। दूसरा है रिडक्शन कार्बन से, और नेटिव स्टेट में भी कुछ मिलती हैं कंबाइन फॉर्म में, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके इलेक्ट्रोलाइसिस से प्यूरीफाई होते हैं ये। और कार्बन के साथ जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और नेटिव स्टेट में सिल्वर और एरस है। तो जैसे ये गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लाटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री होती हैं, ठीक है। एंड मेटल जो टॉप के ऊपर है, इसको बेसिकली इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो सेंटर में है इसकी मॉडरेट होती है। सो अब जो आपको धात नीचे मिल रही है क्रस्ट में इम्प्योर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ओर या कच्ची धात। सो ये जो ओर होती है ये कंसनट्रेटेड, पहले इसको कंसनट्रेट किया जाता है, उसके बाद मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी की है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, फिर ये प्योर हो जाएंगे। उसके बाद है मेटल ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है जिन मेटल की, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको या तो वो कार्बोनेट की ओर होती हैं या तो वो सल्फेट की। कार्बोनेट है तो उसकी कैल्सिनेशन कहते हैं, उसको कहते हैं गालना। सल्फेट की है तो रोस्टिंग, उसको भूनना है। फिर इसके ऑक्साइड निकलते हैं, फिर इसको रिड्यूस कर देते हैं, फिर मेटल प्योर कर लेते हैं। और जिसकी सबसे कम होती है एक्टिविटी, उसमें सल्फाइड और हो जाती है, उसकी रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल को रिफ़ाइन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से मेथड है, ये आपने याद कर लेना है मेथड, पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं एनरिचमेंट। अब जो कच्ची धातें होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है, सैंड होती है, सॉइल होती है, इसको गैंग कहते हैं। इम्प्योरिटी जो है इसको रिमूव करना ज़रूरी है, इसको कहते हैं एनरिचमेंट, इम्प्योरिटी को निकालना। तो एक्सट्रैक्ट करना है लोअर एक्टिविटी की मेटल को। तो इसमें क्या है, मेटल ऑफ द लो एक्टिविटी जो बेसिकली अनरिएक्टिव होंगी, ऑक्साइड ऑफ जो है ये रिड्यूस किए जाते हैं बाय हीटिंग ऑन, इसको गर्म करेंगे तो ऑक्साइड इसके निकल जाएंगे। जैसे सबसे पहले सल्फ़र और मरकरी की सल्फ़र से है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो निकलेगा, सिनेवार कहते हैं मरकरी की कच्ची धात को। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको गर्म करेंगे मर्क निकल जाएगा। कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर। तो इस तरीके से आराम से ये हो जाती हैं गर्म करने से। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल एक्टिविटी, तो पहले हमने बताई लो कि अब मिडल की कैसे करेंगे। जैसे जिंक सल्फाइड है, पहले ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ऑक्साइड, फिर इसकी कैल्सिनेशन करेंगे कार्बन से तो जिंक कार्बोनेट बनेगा, फिर इसको गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से फिर रिड्यूस करेंगे तो ये प्योर बनेगी। तो ये इसके मेथड होते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, फिर इसको कैल्सिनेशन करनी है, फिर इसकी रिडक्शन करनी है। तो ये मिडल एक्टिविटी की है, इस तरह से करते हैं। इन द सेम भी आप देख सकते हो, मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्युमिनियम, मैग्नीज निकल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल गया।
तो एल्युमिनियम पाउडर से इसको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद बात आती है मेटल जो टॉप रिएक्टिविटी की है। टॉप के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे अच्छा मेथड है। तो इसमें मोल्टन स्टेट में इसको डिज़ोल्व कर लेंगे इम्प्योरिटी को। क्लोराइड जो है एनोड के ऊपर चला जाएगा, कैथोड के ऊपर सोडियम आ जाएगा। उसके बाद आती है रिफाइनिंग। रिफाइन करना क्या होता है, जो मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस जो है ज़्यादा इतनी प्योर नहीं होती, इनमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, उनको निकालना, यानी एक्सट्रैक्शन करके इसको साफ़ करके बाद में फाइनल जो प्रोसीजर होता है उसको रिफाइनिंग कहते हैं। उसमें सभी इम्प्योरिटी निकल जाती है, जो थोड़ी बहुत ही रह जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें क्या करेंगे, जैसे कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। तो इसमें इम्प्योर मेटल जो है एनोड के ऊपर, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो कैथोड के ऊपर। सोल्यूशन जो है यूज़ किया जाता है यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑपरेटर जहाँ सेट किया है तो इम्प्योरिटी जो है एनोड के साथ में चली जाएंगी, कैथोड के ऊपर जो है अकोमोलेट हो जाएगी प्योर मेटल। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। उसके बाद आता है कोरोजन। कोरोजन आपने पहले भी पढ़ा है, जो मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो वो कोरोड हो जाती हैं। जैसे सिल्वर है ब्लैक हो जाता है, कॉपर थोड़ा ग्रीन हो जाता है, आयरन ब्राउन कलर हो जाता है, इसको रस्टिंग कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आप देख सकते हो ओपन में, एयर में, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आयरन की कंडीशन को। ए में एयर एंड वाटर है, बी में कोई एयर नहीं है, सी में ड्राई है। तो एयर एंड वाटर होगा तो ज़्यादा रस्टिंग होगी, बी में कम होगी, सी में नहीं होगी कि ये टाइट है। तो इफेक्ट देख लिया आपने एयर एंड वाटर का। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, काफ़ी मेथड है। पेंट करना, ऑयल करना, ग्रीस करना, गल्वेनाइजिंग करना, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय। गल्वेनाइजेशन में क्या होता है, स्टील जो है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय यूजिंग द रस्टिंग बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी स्टील एंड आयरन के ऊपर जिंक की परत चाड़ देंगे तो गैल्वेनाइज हो जाते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। अलॉय जो है मिश्र धात है, इसमें मेटल के साथ कुछ कम अमाउंट में बाकी धातें मिला देते हैं, बट नेवर जो प्योर स्टेट में नहीं होती, इसमें कुछ और मिलाया जाता है। तो जब आयरन को जब निकल क्रोमियम से मिक्स करेंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ये हार्ड है तो रस्ट नहीं लगती। आयरन को मिक्स किया जाता है अदर सब्सटेंस से तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज अगर उसको किसी और सब्सटेंस से मिक्स कर दे। सब्सटेंस एडेड बाय मेटल और नॉन मेटल, कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अलॉय जो है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल का, और मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरी मेटल की मेल्टिंग करेंगे, फिर इसको डिज़ोल्व करके कुछ अदर परफॉर्म में ऐड कर देते हैं। यहाँ 24 कैरेट जो सोना है उसकी बात की है, ये सॉफ्ट है, सो ये सूटेबल नहीं है गहने बनाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, आइदर इसमें सिल्वर और कॉपर को मिलाया जाता है तो इसकी ये हार्डनेस अटेन हो जाती है। सो इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड बेसिकली गहने बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें 22 पार्ट गोल्ड के होते हैं, 2 पार्ट कॉपर और सिल्वर के होते हैं। प्योर जो सोना है वो 24 कैरेट का होता है। तो इफ वन ऑफ द मेटल इज़ मर्करी, जहाँ बात की है, अलॉय इसकी है अमलगम, मिश्र धात है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे अलॉय को लेस देन प्योर के साथ। तो फॉर एग्जांपल ब्रास एक अलॉय है कॉपर एंड जिंक की, ब्रोंज जो है कॉपर एंड टिन की है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। सोल्डर एक अलॉय है लेड एंड टिन की, लो मेल्टिंग पॉइंट है और वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। सो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं वंडर है एक तरह का ये। तो अलॉय की काफ़ी प्रॉपर्टी प्योर मेटल से डिफर हो जाती है। वंडर ऑफ एंशिएंट मेटल अगर की बात करें, जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली में, तो 1600 साल पहले का है, और दे हैड डेवलप ए प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो इसमें रस्ट रेजिस्टेंस जो एग्जामिन किया गया है ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से, आयरन के पिलर 8 मीटर हाई हैं और 6 टन इसका वेट है। तो इसमें कुछ ऐसा मटेरियल ऐड किया, अभी तक उसको जंग नहीं लगा। तो ये था आपका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट में इसकी समरी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट। और वीडियो कैसे लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। और वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर हियर,
और जल्दी ही हम सारे चैप्टर कवर कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा फॉर मोर एंड मोर वंडरफुल वीडियोस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और बाकी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो प्री प्राइम टीचर का जो पोस्ट है ये उसके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और ये टेट, सी टेट और अदर के लिए भी जी अच्छा मटेरियल है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा।